हाँ जी, बातचीत नहीं। और टेस्ट अच्छा गया होगा सभी का। हम्म। हाँ, तो फिर आप पढ़ाई कीजिए। एलन की जो अपनी रेस है, अगर मैं मेरे पोर्शन की बात करूं तो वो तो रेस ही दिया था। चलिए, कोई बात नहीं। ये एक अलार्म था आपके लिए कि अब आप जाग जाइए, और मेहनत तो देखो करनी ही पड़ेगी। पेपर आपको एकदम रियलिस्टिक रखा गया। इस बार आपको पता ही है, पेपर टफ ही था कंपेरेटिवली, और लेंदी भी था। नीट का पेपर। अरे, आ रही बात समझ में? इसलिए धोखे में न रहें। अगर आपको दिक्कत आई या मार्क्स कम आ रहे हैं, तो ये आपके लिए एक वार्निंग है, एक अलार्म है। अभी भी जाग जाइए। थोड़ा और एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है, बिकॉज चैलेंजर्स तो दिन ब दिन बढ़ते ही जाएंगे। सीट्स लिमिटेड हैं। पोटेंशियल आपके अंदर है, डेफिनेटली है। क्लास में रेस्पॉन्स करते हैं मैक्सिमम लोग, होमवर्क करते हैं। इसको थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत है। अरे, हो सकता है ना? ओके, गुड। तो लास्ट क्लास है बेटा, वैसे काफी लोग गायब हो गए थे। उनको मैं बता दूं, ये सैटरडे की जो बेटा छुट्टी दी जाती है, ये टेस्ट प्रिपरेशन लीव ही है। और ये इसीलिए दी गई है ताकि कोई फ्राइडे तक तो गायब ना हो एटलीस्ट। अब अगर फ्राइडे को अगर अपने से गायब हो जाएंगे, तो फिर तो सैटरडे की छुट्टी कैंसिल करवा देते हैं। करवा दे कैंसिल। रेगुलरली बेटा स्टडी करते रहें। किसी एक दिन की छुट्टी के भरोसे नहीं बैठे हैं अपन। रोज का रोज पढ़े, रोज का रोज अपन मेहनत करें। और आई एम श्योर आपको फ्राइडे वाली क्लास बंक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे लॉस आपका ही है। थोड़ा टारगेट अपना लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचें। जो थोड़ा दूर का सोचता है वही सक्सेसफुल होता है। अपना मेन टारगेट बेटा नीट का एग्जाम है। अरे, बात समझ में आ रही है? अपना जो मेन टारगेट है वो नीट का एग्जाम है। ये छोटे मोटे यूनिट टेस्ट आते रहेंगे, और ये छोटे मोटे यूनिट टेस्ट आपको सिखाने के लिए ही है कि आप कैसे अपने आप को टेक्निकली और मेंटली थोड़ा सा मजबूत बनाएं। गलतियों से सीखें। जो हुआ कोई बात नहीं। पेपर का एनालिसिस जरूर करें कि क्या मिस्टेक हुई, क्या रेक्टिफिकेशन हो, अब आप कर सकते हो। अरे, बात समझ में आ रही है? क्योंकि हर इंसान को पता होता है वो कहां स्टैंड करता है, उसको ये भी पता होता है मुझे कहां तक जाना है। पर करना आपको ही पड़ेगा। बाकी आसपास तो बस गाइडेंस है, करना इंसान को खुद ही पड़ता है। आगे बढ़े। तो लास्ट क्लास में बेटा हम ट्रंकेटेड बॉडीज के बारे में पढ़ रहे थे। नॉर्मली दो या दो से ज्यादा डिस्क्रीट पार्टिकल्स या कंपोजिट बॉडीज हैं, तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बेटा? नेट मास मोमेंट अपॉन नेट मास, यही तो करते हैं। यानी कि m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट? लेकिन जब बेटा हम कंपोजिट बॉडीज के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब किसी भी एक गिवन बॉडी में से कुछ पोर्शन आपने कट करके बाहर निकाल लिया है, इसको हम बोल रहे हैं ट्रंकेटेड बॉडी। मतलब जो अपने आप नेचुरल फॉर्म में, ओरिजिनल स्ट्रक्चर में नहीं है, कुछ पोर्शन आपने उसमें से कट कर लिया है। अब हम यहां पर साइन जो है बेटा वो क्या यूज कर लेते हैं? माइनस का। फॉर एग्जाम्पल जैसे XCM है, तो वो मैंने लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, कैपिटल M इंटू एक्स माइनस स्मॉल m इंटू एक्स डैश अपॉन कैपिटल M माइनस स्मॉल m। और मैंने आपको बिगिनर बॉक्स का क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में दिया था। काफी अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, किया है तो अच्छी बात है, वैसे मेरे को बताना ही था। जिसने नहीं किया या लास्ट क्लास में नहीं थे या जो भी रीजन है, अभी ऑन द स्पॉट क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करें, डिस्कस करते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है।
चलिए ठीक है, सामने देखें। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको एक डिस्क दी गई है जिसका रेडियस आपको दिया है स्मॉल ए, और इसमें से बेटा आपने एक छोटी सी डिस्क कट करी है जिसका रेडियस है बी। एडिशनली आपको यह बताया गया है कि जो ओरिजिनल डिस्क का सेंटर, जिसे मैंने फिलहाल ओरिजिन 0,0 नाम दे दिया है, उससे सी डिस्टेंस पे दूसरी वाली डिस्क का सेंटर है जिसको आपने कट करके बाहर निकाला है। क्वाइट ऑब्वियस, यू कैन सी। अगर बेटा यहां पे आपने कुछ पोर्शन रिमूव किया है, यहां खालीपन छा गया है, क्या ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, मतलब क्या हैवियर साइड पर शिफ्ट होगा। तो हमें यहां पे फिलहाल इसी तरह से अरेंज किया है कि यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट जो है पीछे की ओर ही कैलकुलेट करना है, लेकिन यहां पर ओरिजिनल मास कैपिटल एम के फॉर्म में स्मॉल एम रिमूव्ड मास को कैलकुलेट करना आना चाहिए, जो कि मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, जो अवेलेबल नहीं था फिर से सीख लो। सबसे पहले तो आपको बेटा यहां पे ओरिजिनल मास लिखना आना चाहिए। हम यहां यूज करें बेटा डिस्क विच इज अ 2D ऑब्जेक्ट, और 2D ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिग्मा एरिया मास डेंसिटी, सिग्मा बराबर m बाई ए, मास पर यूनिट एरिया, मालूम है सभी को। तो वहीं से बेटा मास को हम लिख देंगे सिंपली सिग्मा इंटू एरिया। एरिया फिलहाल कितना है, पाई आर स्क्वायर, और आर मतलब रेडियस कितना है ओरिजिनली स्मॉल ए, कोई दिक्कत। अब यहीं पे बेटा बात करते हैं रिमूव्ड मास। ये छोटी सी डिस्क आपने यहां पर कट की है, इसका स्मॉल एम मास फाइंड करते हैं सिग्मा इंटू ए डैश। तो इसका मास बेटा स्मॉल एम, बोले कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए डैश में ए डैश कितना हो जाएगा एरिया, पाई इंटू रेडियस बी स्क्वायर। पक्की बात है। अब यहां पे करना यह था कि फिलहाल अगर आप इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे, तो इनको हम आपस में करते हैं डिवाइड। अगर डायरेक्टली आपको रिलेशन दिख जाता है, जैसे कि प्रीवियस क्लास में पता पड़ रहा था क्लियरली कि स्मॉल एम कैपिटल एम के टर्म्स में कितना है, m/4 है, m/8 है, m/9 है, m/27 है, याद आ रहा है कुछ। अभी फिलहाल यहां पर आप सीधा सीधा इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा अपने पास स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम बराबर सिग्मा पाई बी स्क्वायर अपॉन सिग्मा पाई ए स्क्वायर। क्या कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, सिग्मा से सिग्मा, पाई से पाई कैंसिल करने के बाद स्मॉल एम अपने पास आ चुका है, कैपिटल एम बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हमने फाइंड कर लिया रिमूव्ड मास इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल मास कैपिटल एम। अब बस इस फॉर्मूला में रिजल्ट आपके सामने सारे हैं, ये लिखने हैं। तो कैपिटल एम इंटू 0, कैपिटल एम मतलब ये डिस्क को कट करने से पहले जो ओरिजिनल कैपिटल एम मास की डिस्क थी, उसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, ओरिजिन का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, माइनस स्मॉल एम, ये बेटा जस्ट अभी एकदम ताजा ताजा फाइंड किया अपन ने, कैपिटल एम बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट रिमूव्ड डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस क्वेश्चन में कितना दिया है c, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना लिखने का बेटा यहाँ पे c डिवाइडेड बाय कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, और स्मॉल एम को बेटा फिर से लिख दो एम बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया माइनस एम बी स्क्वायर सी अपॉन ए स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम बेटा कॉमन लोगे, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब जो यहाँ पे कैंसिल होता है कैंसिल कर दें, क्या क्या कट रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, एम से एम कैंसिल, क्या बचा अपने पास आंसर माइनस बी स्क्वायर सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये माइनस साइन अपने आप में चीख चीख कर ये बता रहा है कि यहां से पोर्शन रिमूव करा है, तो क्या सेंटर मास नेगेटिव एक्स एक्स साइड यानी कि हेवियर साइड पर शिफ्ट हो गया है। तब आया समझ में, लिखो हाँ बेटा बोलो। ऐसा दिया नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए आप बना भी लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तो डिस्टेंस तो दे ही रखा है ना। ओरिजिनल डिस्क के सेंटर और रिमूव्ड पोर्शन के सेंटर के बीच का डिस्टेंस ही दिया है, ऐसा कहीं नहीं बोला कि बीच में से निकाला, ऐसा भी नहीं बोला कि एकदम एज से किनारे से कट किया है। ये तक रैंडम डायग्राम अपन ने बना दिया, ठीक है। अगर स्पेसिफिक वैल्यू देता कि आर रेडियस का जो अपने पास एक डिस्क है उसमें से r/2 कट किया है, r/3 कट किया है, r/4 कट किया है, तो वहां बताना पड़ता है कि एज से किनारे से टच होते हुए निकाला है, सेंटर से टच होते हुए निकाला है, या किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस से।
ये तो नॉर्मल स्टैंडर्ड रिजल्ट बना लो, कोई फर्क नहीं। डिस्टेंस तो यही आएगा आंसर, बी स्क्वायर सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। YCM लेते हैं तो बस यहां पर x की जगह y और x डैश की जगह y डैश, और कोई अंतर नहीं आता। लास्ट रिजल्ट तो यही आएगा। तो क्या हो गया, इस क्वेश्चन में आपसे यही तो पूछा है कि डिस्टेंस कितना शिफ्ट हुआ है, तो डिस्टेंस तो इतना ही होगा, माइनस बी स्क्वायर सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोऑर्डिनेट चूज करना तो अपनी कन्वीनियंस के ऊपर है बेटा, उससे आंसर नहीं बदलता। डन। इसके अलावा और क्या दिया क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 11 तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर डिस्क, इसके जो स्टैंडर्ड रिजल्ट थे 2r अपॉन पाई, 4r अपॉन 3 पाई, उसके ऊपर बेस्ड है, ये तो बन गया होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट है बेटा किसी को? ठीक है 12 लेते हैं, 13 में तो नहीं होना चाहिए। 13 में बेटा आपने r रेडियस की डिस्क से r/2 डायमीटर, r/2 डायमीटर मतलब r/4 रेडियस, राइट, और किनारे से कट किया है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना बनेगा, r माइनस r/4 मतलब 3r/4। पक्की बात है, तो ये तो मेरे हिसाब से बन गया होगा, सिमिलर क्वेश्चन एक क्लास में ले रखा है। तो एक एक्सरसाइज का अपन क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। चलिए एक मिनट सामने देखें सभी। बेटा एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको एक वायर दिया है और आपने उस 2L लेंथ के वायर को इस तरह से, जो डायग्राम दे रखा है, बेंड कर दिया है कि अब इनके बीच का जो एंगल है वो कितना बन रहा है बेटा, 60 डिग्री। और आपसे पूछा है कि इस पॉइंट O के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। लाइन टू लाइन चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। टोटल लेंथ 2L है तो मास कितना है m। अभी बेटा यहां पर आपने मिड पॉइंट से बेंड किया, L डिस्टेंस इधर, L डिस्टेंस इधर, क्या ये आधे वायर का यानी कि m/2 मास का सेंटर ऑफ मास इधर ही कहीं पे होगा? अरे होगा नहीं होगा, L का हाफ यानी ये जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा, L/2। पक्की बात है, बची हुई ये हाफ वायर L डिस्टेंस और इसका भी मास आधा मतलब m/2, क्या ये भी सेंटर ऑफ मास इसी के जस्ट सामने यानी क्या यहां मिड पॉइंट पर ही होगा? तो ये भी डिस्टेंस अपने पास कितना हो गया बेटा, L/2, ये भी मास हाफ m/2। अब आप जानते हो अगर दो मास से सेम है m/2, क्या इनका सेंटर ऑफ मास एकदम बीचों बीच ही होगा? ये रहा बेटा अपने पास सेंटर ऑफ मास C। क्लिक हो पा रहा है सभी को? अब ये अपना सेंटर ऑफ मास पूरे कंबाइंड सिस्टम का, इस वाले वायर का ये इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास, इस वाले वायर का ये इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास, और अब इन दोनों का हाफ ऑफ मास m/2, तो ये इनके बीचों बीच
मास m/2 सेम होने की वजह से बीचों बीच मिड पॉइंट पर बनेगा सिस्टम का सेंटर मास पॉइंट सी पर। ये ओसी डिस्टेंस जो है ये फाइंड करनी है। थोड़ा सा इसको डायग्राम को एनलार्ज करेंगे तो ये बेटा कुछ इस तरह से है। ये अपना पॉइंट सी, ये पॉइंट ओ, ये डिस्टेंस एक्स फाइंड करना है। क्या ये 60 का हाफ एंगल बाय सेक्टर मतलब ये एंगल क्या 30 हो जाएगा। और ये हाइपोटेनस बेटा l/2 गिवन है ही सही। इस पॉइंट को आप m मान लो थोड़ी देर के लिए, या फिर इसको b मान लो। तो बेटा इस ट्राइंगल OCB के अंदर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, cos 30 बराबर बेस x अपॉन हाइपोटेनस l/2। पक्की बात है। तो यहां से बेटा बोलिए x जो है कितना हो जाएगा l/2 इंटू cos 30, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। दैट्स योर फाइनल आंसर। l√3 अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। आसान है आई थिंक, एटलीस्ट अब सोल्यूशन देखने के बाद तो इजी है। लिखिए इसको। बेटा अलंकृति मास डिवाइड ऐसे हुआ, 2l लेंथ का मास m इमेजिन किया है, तो l लेंथ आधी आधी डिस्टेंस से मास m/2 तो होगा।
क्या कंफ्यूजन क्या है ये तो बताओ। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बताया, ये कुछ बच्चे तो बोल रहे बता दिया है। अरे तो कोई बात नहीं, ये तो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लो डिस्कस कर ले। 1 मिनट सामने देखें सभी, 1 मिनट सामने देखें। एक्सरसाइज 1 के बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपने लिक्विड फिल कर रखा है एक कैन के अंदर। मान लो ये आपके सामने एक कोक वाला कैन टाइप का कैन ही है, ठीक है, सिलिंड्रिकल कैन। मान लो अभी इसके अंदर लिक्विड नहीं है, बातचीत नहीं। अभी बेटा इसके अंदर लिक्विड नहीं है तो क्या सिमेट्री से इसका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच मिड पॉइंट पे होगा। और आप जब इसमें लिक्विड भी फिल कर दिया पूरा कंप्लीटली, तो क्या उस लिक्विड का भी सेंटर ऑफ मास उसी कंटेनर के सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड करेगा। तो यही अपना मिड पॉइंट कंटेनर का सेंटर ऑफ मास भी है, यही अपना लिक्विड का सेंटर ऑफ मास भी, और ये कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी होगा। अब बेटा मैंने यह बीच में होल कर दिया है नीचे, तो अभी जैसे जैसे लिक्विड इसमें से गिरने लगेगा, लिक्विड का लेवल फॉल होगा। लिक्विड का लेवल फॉल होगा तो कैन प्लस लिक्विड सिस्टम का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास क्या नीचे मूव करेगा। लिक्विड खत्म हो रहा ना बेटा, लिक्विड का लेवल गिर रहा है कैन के अंदर, तो यहां पे सेंटर ऑफ मास कहां मूव कर रहा है लिक्विड के साथ, नीचे। लास्ट में जब सारा लिक्विड फ्लश आउट हो गया उस होल से, क्या फिर से सिर्फ एक एम्प्टी कैन ही, एक कंटेनर ही बचेगा, और उसका सेंटर मास फिर से कहां होगा, उसके मिड पॉइंट पे। तो सेंटर ऑफ मास पहले कहां मूव करेगा, नीचे, और लिक्विड सारा खत्म होने के बाद सिर्फ कौन बचा, कैन। तो यहाँ पे उसका कंटेनर का सेंटर ऑफ मास फिर से बीचों बीच मिड पॉइंट पे, मतलब सेंटर ऑफ मास पहले गिरेगा और फिर वापस असेंड होगा। चलो ठीक है, लिखे नहीं, निगाह सभी के बोर्ड पे। तो अभी तक बेटा हम बात कर चुके थे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन के बारे में। डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम हो या कंटिन्यूस मास सिस्टम हो, दोनों के बारे में हम देख चुके हैं। फंडा वही रहता है, नेट मास मोमेंट अपॉन नेट मास, पक्की बात है। फिर बेटा आप एक रिजल्ट जानते हो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम की मदद से, पोजीशन ऑफ COM, CM मतलब सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की बेटा पोजीशन RCM, M1R1 प्लस M2R2 प्लस डॉट 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 प्लस MnRn अपॉन टोटल मास कैपिटल M। कैपिटल M मतलब M1 प्लस M2 प्लस अप टू Mn, सिस्टम का टोटल मास। क्या इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए ऐसे बताया था, नेट मास मोमेंट अपॉन नेट मास, याद है सभी को। तो नेट मास मोमेंट, ये M और R के मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं बेटा मास मोमेंट या मोमेंट ऑफ मास, एक ही बात है। तो नेट मास मोमेंट अपॉन नेट मास, इससे क्या आ गया, RCM। अब मैं जानना चाहता हूं RCM के अलावा VCM और ACM मतलब सेंटर मास की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या क्या होता है। तो हमने बेटा ये RCM पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वाला जो रिजल्ट है इक्वेशन 1, इसको डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, DRCM बाय DT। राइट हैंड साइड बेटा आप बोलो क्या लिखोगे, M1 डिफरेंशिएट करोगे तो DR1 बाय DT प्लस M2 DR2 बाय DT प्लस डॉट डॉट अप टू Mn DRn बाय DT, और अपन में कैपिटल M टोटल मास सिस्टम का कांस्टेंट एज इट इज चलने दो। क्या बेटा पोजीशन में टाइम के रेस्पेक्ट में होने वाले चेंज को ही वेलोसिटी कहा गया है। तो RCM बाय DT को तो लिख देंगे अपन VCM, सेम वे में DR1 बाय DT DR2 बाय DT DRn बाय DT को रेस्पेक्टिवली अपन लिख देंगे V1 V2 Vn, मतलब M1 V1 प्लस M2 V2 अप टू Mn Vn अपॉन टोटल मास M। क्या इससे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी मिल जाएगा। याद रखने के हिसाब से आसान है, जहां बेटा आप RCM के अंदर R पुट कर रहे थे वहीं पर बस अब क्या लिख देना है, V। तो VCM हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस डॉट डॉट Mn Vn अपॉन कैपिटल M, और इसी में ही V की जगह जब आप लिख दोगे A तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास ACM बराबर M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस डॉट डॉट Mn An अपॉन कैपिटल M। कोई दिक्कत किसी को। तो ये बेटा आपने 3 रिजल्ट्स हैं 1 2 3, RCM VCM ACM, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चंस बनेंगे। फिलहाल थोड़ा सा एडिशनली, ये बेटा जो हमने VCM फाइंड करा, क्या इसको भी शॉर्ट में नेट मोमेंटम अपॉन नेट मास बोल सकते हैं क्या। जैसे अपन बेटा पोजीशन ऑफ सेंटर मास के लिए कह रहे हैं नेट मास मोमेंट, यानी कि MR का मल्टीप्लिकेशन का टोटल सभी का अपॉन में टोटल मास, नेट मास मोमेंट अपॉन नेट मास। सिमिलरली क्या M1 V1 फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम है, क्या M2 V2 सेकंड पार्टिकल का मोमेंटम है। ऐसे बेटा सभी का आपने वेक्टर सम किया लास्ट में nth पार्टिकल तक, तो सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम अपॉन टोटल मास, इससे क्या आ जाएगा अपने पास VCM। एडिशनली यहां पर 2 स्टेप है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो कैपिटल M इंटू VCM बराबर M1 V1 प्लस M2 V2 अप टू Mn Vn। तो M1 V1 हो गया P1 यानी फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम, M2 V2 को लिख दिया P2 सेकंड पार्टिकल का मोमेंटम, Mn Vn को लिख दिया Pn लास्ट nth पार्टिकल का मोमेंटम।
तो इससे एक बात समझ में आती है कि अगर सिस्टम में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, आप सबका इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में ऐड मत करो, आप बस इतना फाइंड कर लो कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट, सबका मास 60 kg, टोटल मास कितना हो गया 50 × 60 मतलब 3000 kg। कोई दिक्कत? और किसी ने कैलकुलेट करके बता दिया कि ये फिलहाल इस क्लास का सेंटर ऑफ मास यहां बीच में कहीं और इसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। क्या मैं सीधा पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम निकालने की बजाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को टोटल मास से मल्टीप्लाई करूं, 3000 kg को आपकी क्लास के वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास 1 मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई करूं, क्या सीधा सीधा पूरे सिस्टम का मोमेंटम मिल जाएगा? बात समझ में आ रही है? और सेंटर ऑफ मास का काम ही यही है, वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ही क्या पूरी बॉडी और सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकता है। वापस बात करते हैं वीसीएम से। वीसीएम को बेटा हमने डिफरेंशिएट करा अगेन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो डी वीसीएम बाय dt तो हो जाएगा एसीएम, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन एसीएम। सिमिलरली डी वी1 बाय dt आ जाएगा a1, डी वी2 बाय dt आ जाएगा a2 और डी वी1 बाय dt हो जाएगा an। अभी बेटा m और r के मल्टीप्लीकेशन को बोला मास मोमेंट, m और v के मल्टीप्लीकेशन क्या बोला मोमेंटम, m और a के मल्टीप्लीकेशन क्या बोलते हैं फोर्स। मतलब अगर सिस्टम का F1 प्लस F2 F2 Fn टोटल फोर्स निकाल के उसको मास से डिवाइड करें, क्या सिस्टम का एक्सेलरेशन आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मिल जाएगा आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई करने बेटा एम ए सी हो गया m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस अप टू mn n। अब मास ऑफ सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से मिलता है नेट एक्सटर्नल फोर्स। अब सिस्टम में बेटा दो चीजें मिल सकती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल फोर्सेज आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, इंटरनल फोर्सेज आपस में क्या हो जाते हैं बेटा कैंसिल आउट। फॉर एग्जांपल अर्थ प्लस टीचर, अभी हम दोनों ही एक सिस्टम है, मैं अभी वॉक कर रहा हूं, सिंपली किसी ने पीछे से हल्का सा एक्सटर्नल फोर्स लगा के मेरे को पुश किया। अब किसी ने थर्ड पार्टी ने, अभी सिस्टम में हम दो ही लोग हैं, कौन कौन, ग्राउंड अर्थ एंड मी, तो टू पार्टिकल सिस्टम, किसी और ने पीछे से पुश करके मेरे को धक्का दिया, क्या उसने मेरे पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा, क्या फोर्स से मुझे एक्सेलरेशन मिला, और एक्सेलरेशन मिला तो क्या मेरी वेलोसिटी चेंज होगी, अरे होगी ना। लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा होता तो अभी अर्थ और मेरे लेग्स के बीच, फुट के बीच में अभी जो एक फ्रिक्शन है, क्या वो फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर स्टाइल में लग रहा होगा, तो वो अभी सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, वो अर्थ और मेरे बीच की बात है। बात समझ में आ रही है? मैं अर्थ को पीछे धक्का दे रहा हूं, बदले में अर्थ मुझे आगे धकेली, ऐसे ही तो वॉक करते हैं अपन। तो अभी ये जो लेग्स में, मेरे फुट में और अर्थ के सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन है एक्शन रिएक्शन पेयर में लग रहा है, अर्थ मेरे पर फ्रिक्शन लगा रही है आगे, और मैं अर्थ पर फ्रिक्शन यानी सेम फोर्स कहां लगा रहा हूं, पीछे। वो अलग बात है, अर्थ का साइज ज्यादा है तो उसको फील नहीं होता। क्लियर है सभी को? तो इससे एक बात समझ में आती है कि ये इंटरनल फोर्स जब भी आप कैलकुलेट करने बैठोगे ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आप एक अर्थ और अपन मान लो सन की बात करें, क्या इनके बीच भी आपस में एक म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है, जो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या F12 बराबर -F21 की फॉर्म में लग रहा है। तो अभी बेटा ये सिस्टम हो गया, सन अर्थ सिस्टम हो गया, ये इनके बीच का क्या हो गया, इंटरनल फोर्स। बात समझ में आ रही? ये इंटरनल एक्सटर्नल क्लियर है मेरे हिसाब से, अरे है या नहीं? फॉर एग्जाम्पल एक और, आप और आपका फ्रेंड थोड़ा सा पढ़ाई कम कर रहे हो, आपके बीच बॉन्डिंग यारी दोस्ती बहुत गहरी, कह रहे कभी ले घूमने चल, कभी ये चल, कभी मूवी देख के आते हैं, चल कुछ मैगी खाने चलते हैं, तो आपकी दोस्ती गहरी है। ये फ्रेंड 1 और फ्रेंड 2 के बीच की क्या है, ये इंटरनल बॉन्डिंग। बात समझ में आ रही है? ये कौन सा है उनका अट्रैक्शन फोर्स, इंटरनल अट्रैक्शन फोर्स, ये इंटरनल फोर्स। बात समझ में आ रही है? अब इस दोस्ती को तोड़ने के लिए उन बच्चों के पेरेंट्स जो उनको डांटेंगे पीटेंगे लाठी से, चप्पल से, बेल्ट से, झाड़ू से, जैसे भी, तो वो क्या अप्लाई कर रहे हैं अभी, एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल एक्सटर्नल क्लियर है? आपने जिनको सिस्टम माना है उनके अंदर के आपस में क्या चल रहा है, वो इंटरनल है। बाहर से कोई थर्ड पार्टी अटैक करती है उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है पक्का? तो अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये m इंटू एसीएम को हम क्या लिख देंगे, F एक्सटर्नल नेट। F मैंने इंटरनल क्यों नहीं लिखा, बिकॉज वो हमेशा आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा सभी इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम। पार्टिकल 1 पर फोर्स F1, 2 पर F2 अप टू लास्ट पार्टिकल पर Fn,
इन सभी का वेक्टर सम करोगे तो वही निकलेगा सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स। यहीं से निकलता है एक बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पर बनती है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की बेटा बहुत बढ़िया वैरायटी। बहुत ठीक से सुनना है पॉइंट। अगर किसी सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, क्या बोला मैंने, सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, या तो एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, और है तो इस तरह से कि उनका नेट यानी टोटल क्या बन रहा है एक्सटर्नल फोर्सेस का, जीरो। अब बेटा नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने का मतलब तो m इंटू एसीएम में एसीएम क्या हो गया, जीरो, मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है। और ए जीरो होने का मतलब क्या, v कांस्टेंट होता है, होता ही नहीं होता? क्या जीरो भी एक कांस्टेंट है? अरे है तो सही, जीरो भी तो एक कांस्टेंट ही है। इसी को मैंने स्पेशल केस में लिया है। इफ सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट, अगर सिस्टम पूरा इनिशियली रेस्ट पर है, इंडिविजुअल वेलोसिटी सबका v1 v2 v3 जितना भी सभी जीरो है, तो क्या vcm जीरो है? अब ठीक से सुनना, अगर आपने सिस्टम को इनिशियली रेस्ट से रिलीज करा, vcm इनिशियली जीरो, और आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, और अगर पार्टिकल मूव करते हैं तो उनके मूव करने का रीजन होगा इंटरनल फोर्स। कौन सा होगा? और इंटरनल फोर्स की मदद से आप ये देख सकते हो कि फिलहाल हमारी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वीसीएम पहले कांस्टेंट यानी जीरो था, तो क्या वही वीसीएम इनिशियल वीसीएम फाइनल जीरो वेक्टर ही बनेगा? मतलब हम बोल देंगे आरसीएम विल बी कांस्टेंट, यानी कि अगर सिस्टम इनिशियली रेस्ट पर है तो वीसीएम यानी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इनिशियली कितना है, जीरो। अब भले इंडिविजुअली कुछ वेलोसिटी गेन कर सकते हैं पार्टिकल, लेकिन सेंटर ऑफ मास का फाइनल वेलोसिटी भी कितना होगा बेटा, जीरो। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनते हैं, बहुत ठीक से सुनना। डेटा में ऐसा बताऊंगा कि आपको लगे कुछ सॉल्व करना है, लेकिन आंसर होगा कंसेप्चुअल। ठीक से सुनो। अ पार्टिकल ऑफ मास m and 2m are released from rest। ठीक से सुना, m और 2m रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी v1 और v2 कितना है, तो m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 से vcm सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना है, जीरो। रिलीज करने के बाद म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से ये एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। लेट्स सपोज एट द मोमेंट इस m मास का वेलोसिटी है 2v और इस 2m मास का वेलोसिटी सपोज v, और अब आपसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करो। फाइंड करने की जरूरत है क्या? इनिशियली कितना था वीसीएम, जीरो, तो फाइनली भी कितना होगा, क्योंकि आपने बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, ये मूव कर रहे हैं, व्हाई, बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस। और इंटरनल फोर्सेस कभी भी सेंटर ऑफ मास की मोशन को डिस्टर्ब नहीं करते। बात समझ में आ रही है? सेंटर ऑफ मास की मोशन को डिस्टर्ब सिर्फ कौन कर सकता है, एक्सटर्नल फोर्स। तो आप एक बात दिमाग में फिट रखें कि एक्सटर्नल फोर्सेस की एब्सेंस में सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट। और स्पेशल केस ये है कि अगर वो कांस्टेंट जीरो है, सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे था, तो फाइनली भी रेस्ट पे रहेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आरसीएम क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट। कितना का आया पॉइंट समझ में? ओके गुड, बाकी न्यूमेरिकल से और क्लियर होगा, नोट करें पहले। लग सकता ना बेटा? अगर आप एक आइसोलेटेड फॉर्म में दो पार्टिकल्स को ले जाओ, ठीक है, वहां और कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है, और उनके बीच में ग्रेविटी तो अपना वर्क दिखाएगी, नहीं नहीं, उनके बीच में मासेस की वजह से उनके बीच में आपस में भी तो फोर्स होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स बोला मैं, ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटी तो मतलब अर्थ का पुल हो गया। m1 m2 जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में म्यूचुअली तो फोर्स लग सकता है ना इनके मासेस की वजह से। सर जीरो को वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखा है आपने बेटा? वीसीएम और वीसीएम इनिशियल और फाइनल के ऊपर वेक्टर मार्क है, तो जीरो वेक्टर ही तो लिखेंगे इसको, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए जीरो के ऊपर वेक्टर का साइन लिखा दिया है अपने। जीरो वेक्टर है वो, COM मतलब सेंटर ऑफ मास, 3 बार बता चुका हूं बेटा, बार बार ही तो बोल रहे, चैप्टर ही वही पढ़ रहे हैं, ये कैसा डाउट है? स्क्रीन बेटा ब्लर नहीं होनी चाहिए, आप यूजर एंड से अपना चेक करो स्क्रीन सेटिंग, यहां से मैंने करेक्ट कर दिया फिर से, यहां से ठीक है।
बेटा सुमित, इंटरनल एक्सटर्नल को आप ऐसे समझो, आपने सपोज कोई दो पार्टिकल चूज किए, ठीक है। अब उन दोनों पार्टिकल के अगल बगल एक बाउंड्री बना दो, एक इमेजिनरी बाउंड्री। अब उन दो पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्सेस हैं तो वो इंटरनल हैं। इन दो पार्टिकल के अलावा कोई थर्ड पार्टी कोई फोर्स अप्लाई करती है तो वो एक्सटर्नल फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपका फ्रेंड अगल बगल बैठे हैं, ठीक है। तो आपके आपस में भी Gm1m2/r² की मदद से एक ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। तो आप दोनों का जो सिस्टम है उसमें F12 बराबर -F21 एप्लीकेबल है। एक्शन रिएक्शन पेयर स्टाइल में फोर्स लग रहा है। अब आप दोनों के ऊपर ग्रेविटी का जो फोर्स है वो ग्रेविटी अब थर्ड पार्टी हो गई, दो तो आप फ्रेंड्स हो गए और थर्ड पार्टी ग्रेविटी। अब ग्रेविटी का आप पर जो डाउनवर्ड mg है वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया। अब एक काम करो, आप खुद को और ग्रेविटी यानी कि अर्थ को सिस्टम चूज कर लो। तो अब आप मतलब अर्थ और आपके हिसाब से अब आपका जो दूसरा फ्रेंड है वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया और ग्रेविटी की वजह से जो आप पर mg लग रहा है वो इंटरनल फोर्स हो गया। तो डिपेंड करता है आपने सिस्टम किसे माना है। जिसको आपने सिस्टम चूज किया आपस में उनके बीच जो फोर्स है वो इंटरनल है, उसके अलावा आउटसाइडर कोई भी पार्टी का फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है बेटा सुमित? मिताली, थोड़ा आपका डाउट बड़ा स्पेसिफिकली पूछो। स्पेशल केस में क्या डाउट है मिताली, फिर से बोलो बेटा। हाँ बेटा, सिस्टम में एटलीस्ट दो पार्टिकल तो होनी चाहिए ना, अकेला आदमी सिस्टम कैसे बनाएगा? यथार्थ बेटा, अर्थ और मून भी एक सिस्टम है और इनका सेंटर ऑफ मास होगा, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पे होगा और ऑब्वियसली अर्थ ज्यादा भारी है तो सेंटर ऑफ मास अर्थ के क्लोज होगा, मून से दूर होगा। हाँ बेटा, स्पेशल केस में लिखा है VCM इनिशियल बराबर VCM फाइनल बराबर जीरो वेक्टर। सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे है तो इनिशियली VCM जीरो तो फाइनली भी जीरो ही रहेगा बिकॉज देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस। हाँ बेटा मनस्वी, बिल्कुल। स्पेशल केस तभी वैलिड है जब इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है, तभी तो वो जीरो ही रहेगा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, पहले भी और बाद में भी। ओके, नोट कर लिया सभी ने? बातचीत नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा है लैंग्वेज में सिर्फ इतना ही है, यू हैव टू फाइंड VCM वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। दो ऑब्जेक्ट है 1 kg एंड 2 kg, इनका हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री एंड रेस्पेक्टिवली 37 डिग्री एंगल बन रहा है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट 1 kg का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, सेकंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 2 kg का वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। हो जाएगा? सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बेटा। यू हैव टू अप्लाई VCM बराबर
M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। बस आपको बेटा यहाँ पे V1 और V2 आई कैप जे कैप यानी वेक्टर कंपोनेंट करने हैं और सीधा वैल्यू पुट करो, 2-3 लाइन में आंसर आ जाएगा। सॉल्व करें सभी। मैग्नीट्यूड नहीं निकालना बेटा, आई कैप जे कैप में आंसर बताओ। ये अपने क्लास में सत्यम कौन है? सत्यम कौन है? नहीं, ये जो भी बैठा है क्लास में वो डायरेक्टली भी तो बात कर सकता है। यहाँ टेक्स्ट मैसेज करा सिस्टम पे, सर एसी कम कर दो। नाइस। कौन है सत्यम? इतनी ठंड है जो मतलब तुम डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे हो। चलो अच्छा अच्छा। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करें सभी। अप्लाई करें M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। इजी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। गिवन वेलोसिटी के आई कैप जे कैप के टर्म्स में कंपोनेंट फाइंड करें। कंपोनेंट लेना तो आता है सभी को, करें फाइंड करें। किसी को ये 53 और 37 कॉस और साइन में कंफ्यूजन तो नहीं होता? कुछ लोग हाँ कर रहे हैं। बेटा साइन 37 और कॉस 53 सेम होता है 3/5। साइन 53 और कॉस 37 सेम होते हैं 4/5। ये अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है? कैलकुलेशन तो कर लो। मैं ही सॉल्व कर लेता हूं। अच्छा, यहाँ 37 है, ठीक ठीक।
कहां पे? ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, तो फाइनेंस रहेगा -2i के प्लस 2j के अपॉन 3। बन रहा है सभी से? ओके, अगला क्वेश्चन लिखेंगे सभी। अगला क्वेश्चन इस तरह से है बेटा, लैंग्वेज की जरूरत नहीं, आप डायग्राम से भी क्लियरली इधर देख लो। नया है सभी बोर्ड पे, 1 मिनट। ये आपके सामने बेटा दो मासेस है 2 kg एंड 4 kg मूविंग टुवर्ड ईच अदर विद एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रेस्पेक्टिवली, एंड यू हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास। एसीएम का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, हो जाएगा। ध्यान रहे एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो एक की साइड अगर आप पॉजिटिव लोगे तो दूसरे का साइन नेगेटिव लेना होगा। गुड गुड, बढ़िया आ रहा है सभी का आंसर। अगर आपने राइट वर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव यानी आई कैप लिया है तो एसीएम आएगा -1 आई कैप, मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट आंसर। चलिए ठीक है, लिखना बंद करें। नया सभी की बोर्ड पे, स्पाइन स्ट्रेट, पेन साइड में एकदम। ये बहुत अच्छा है स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इसमें आपके एनिलम और सेंटर ऑफ मास दोनों की नॉलेज काम आएगी। बहुत अच्छे टॉप नॉच क्वेश्चन में से एक। इस क्वेश्चन में देखने में तो बहुत आसान सा ही लग रहा है कि हाँ दो ब्लॉक M1 M2 और M1 का मास ज्यादा है, तो ऑब्वियसली यू कैन सी क्या M1 नीचे और M2 ऊपर की ओर एक्सेलरेट होगा। तो यहां पर सबसे पहले तो हम फाइंड कर लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम ए, यानी कि
एफ नेट अपॉन एम नेट, जो आपने एनएलएम में पढ़ा है। तो नेट पुलिंग फोर्स अपॉन नेट मास यानी M1G माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2। एक स्टेप चाहो तो और लिख लो, जी कॉमन ले लेंगे तो M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी। और मैक्सिमम लोग लगा देते हैं इसको आंसर कि इसमें नई बात क्या है, नेट फोर्स अपॉन नेट मास M1G माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2, और ये ऑप्शन 1A पे ही मिलता हो जाता है आंसर गलत। क्वेश्चन में आपसे सिस्टम का एक्सेलरेशन नहीं पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं अपन, M1A1 प्लस M2A2 अपॉन M1 प्लस M2। अभी बेटा यहां पर अपने को वैल्यू जो है वो पुट करनी पड़ेगी A1 एंड A2 की। ठीक से देखो, क्या एक ब्लॉक नीचे और दूसरा ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, मैग्नीट्यूड भले ही यही है लेकिन क्या डायरेक्शन अलग अलग है। क्या जी जन्मजात डाउनवर्ड ही लगता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसलिए अपन जी को थोड़ा रेस्पेक्ट देते हुए ए को जहां डाउनवर्ड है वहां पॉजिटिव साइन असाइन कर देते हैं। तो M1 डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो इसका साइन में क्या ले लेता हूं, पॉजिटिव। और ये जो ऊपर की ओर मूव कर रहा है M2, इसका एक्सेलरेशन A2 क्या ले लेंगे, नेगेटिव। मतलब यहां पर M1 A1 को तो आप लिख लो A, और A2 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस A। पक्की बात है। तो बेटा यहां पे माइनस साइन की वजह से ये हो जाएगा M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू ए। क्या ए हमने ऑलरेडी एनएलएम की मदद से फाइंड कर रखा है, नेट फोर्स अपॉन नेट मास से। अब सीधा ये ए की वैल्यू बेटा यहां पे आप पुट करोगे तो M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी। क्या ये टर्म दो बार रिपीट हो गई है, दिख रहा है सभी को, ये पूरी की पूरी टर्म M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 दो बार रिपीट हो चुकी है। तो M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर इंटू जी, दैट्स योर आंसर। समझ आया सभी को। ये जो फाइंड करते थे नेट फोर्स अपॉन नेट मास से, ये था सिस्टम का एक्सेलरेशन ए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ACM। तो उसके लिए फर्दर ये फॉर्मूला M1 M1 प्लस M2 2 अपॉन M1 प्लस M2 अप्लाई करना होगा। मैग्नीट्यूड ए यही है लेकिन ये नीचे मूव कर रहा है तो जी को पॉजिटिव डाउनवर्ड पॉजिटिव मानते हुए इसका एक्सेलरेशन ए ले लेंगे पॉजिटिव, और M2 ऊपर मूव करेगा हल्का इसलिए ऊपर जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या ले लेंगे अपन, नेगेटिव। समझ आया सभी को, लिखें इसको। और यहीं पर अगर कुछ और वैरायटी दे दी जाए, सपोज अगर मॉड्यूल में क्वेश्चन ऐसा देखने को मिले जहां M1 को 2M और M2 को M दे दिया जाए, क्या ACM फाइंड कर सकते हैं, रख दो यहीं पे M1 को 2M और M2 को M, कितना आ जाएगा आंसर, 2M माइनस M तो M, 2M प्लस M 3M, 1/3 का होल स्क्वायर कितना 1/9, यानी आंसर विल बी G/9 या फिर 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजी है, बस पढ़ना ठीक से है कि क्वेश्चन में सिस्टम का एक्सेलरेशन पूछा है या सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन में यहां होल स्क्वायर आ जाएगा।
लेफ्ट हैंड साइड बड़ा क्वेश्चन लिख दिया गया है। बेटा m1 नीचे जा रहा तो उसको पॉजिटिव मान लिया, m2 ऊपर मूव कर रहा है इसलिए उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव ले लिया। सेंटर ऑफ मास तो बेटा मूविंग कंडीशन में है यहाँ, m1 और m2 को ज्वाइन करने वाले लाइन पर m1 के थोड़ा क्लोज यहां होगा सेंटर ऑफ मास। आंसर आई कैप जे कैप टर्म्स में आएगा बेटा, देखो ना इधर 4 kg तो राइट साइड मूव कर रहा है, मतलब आई कैप लेना होगा। ये 6 kg डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो माइनस जे कैप डायरेक्शन लेनी होगी। आंसर आई कैप जे कैप टर्म में आएगा, यहाँ पे ठीक से सॉल्व करें। यहाँ पे ग्रेविटी की डायरेक्शन ले ली ना अपन ने ऑलरेडी, जी के अंदर ऑलरेडी सेल्फ इंक्लूडेड डायरेक्शन डाउनवर्ड ही है। इसका आंसर आएगा 2.4 आई कैप माइनस 3.6 जे कैप। थोड़ा कैलकुलेशन देखो ठीक से, उसको बता रहा हूं। हाँ एक ही बात है बेटा, सब अलग अलग वर्जन क्यों बता रहे हो।
प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर आया सभी का? 2.4 आई कैप माइनस 3.6 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? एक मिनट के लिए पेन एकदम साइड में, स्पाइन स्ट्रेट, और दिमाग एकदम अलर्ट करके एक बार में सुनेंगे, एक बार में समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैन प्लैंक सिस्टम है बहुत ही आसान, लगता टफ है, बच्चों को पता ही नहीं चलता सेंटर मास किसका, आदमी का, प्लैंक का या सिस्टम का। इसलिए मैंने ये एक डायग्राम ड्रॉ करा है, इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पूरा दिखा रखा है कि एग्जैक्टली हर कदम पे क्या क्या हो रहा है। बहुत ठीक से सुनना। फिलहाल यहां पर जो सरफेस है वो हमने चूज करी स्मूथ। नॉर्मली बेटा आप कोई भी सरफेस के ऊपर चलते हो वो सरफेस वही रहती है और आप आराम से वॉक कर पाते हो, क्योंकि वो जो भी प्लेटफॉर्म, वुडन प्लेटफॉर्म या प्लास्टिक का जो भी है वो वहीं पर रहेगा बिकॉज ऑफ रफ सरफेस फ्रिक्शन। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर आप एक वुडन प्लेटफॉर्म यहां पर रख दो और एक ऐसी सरफेस पे जो एक्सट्रीमली स्मूथ है, अब बेटा ऐसी एक्सट्रीम स्मूथ सरफेस पे जब अपन चलना चाहेंगे तो जैसे जैसे अपन प्लैंक को पीछे धकेल रहे हैं, क्या वो हमें आगे धकेल रहा है? यही तो हो रहा है। मतलब अभी मैन और प्लैंक के बीच एक्शन रिएक्शन पैर इस टाइम लग रहा है फ्रिक्शन। जैसे जैसे आप आगे चलोगे क्या ये प्लैंक पीछे शिफ्ट होता जाएगा? अब प्लैंक पीछे क्यों शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि सिस्टम का जो एक्सल, जो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है वो बेटा अनचेंज रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिलहाल पर्सन के जो फुट है और प्लैंक के बीच में जो फ्रिक्शन है वो इंटरनल फोर्स है सिस्टम का। कौन सा फोर्स है बेटा? अगर आप मैन प्लैंक को एक सिस्टम मान लो तो ये एक्शन रिएक्शन पैर में लग रहा है, प्लैंक पर फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और पर्सन पर फ्रिक्शन आगे लग रहा है। पर्सन प्लैंक पर आगे मूव कर रहा है, बदले में वो प्लैंक को पीछे धकेल भी रहा है। तो इस तरह से मोशन चल रही है साइमल्टेनियसली, पर्सन आगे जा रहा है, प्लैंक पीछे जा रहा है। बात समझ में आ रही है सभी को?
तो ये इंटरनल फोर्स है सिस्टम का। सिंस देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस, तो अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कॉपी में लिखा है, अगर एक्सटर्नल फोर्सेस ना हो तो एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में क्या सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कांस्टेंट रहता है? मान लो इसका इनिशियल पोजीशन x1 है और इस प्लेन का x2, आफ्टर सम टाइम ये चल के यहां पहुंच जाता है और प्लेन पीछे खिसक जाता है, तो न्यू पोजीशन हो जाती है x1 डैश एंड x2 डैश। तो एक्सीएम इनिशियल होगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, और एक्सीएम फाइनल हो जाएगा m1 x1 डैश प्लस m2 x2 डैश अपॉन m1 प्लस m2। और मैंने अभी भी बोला क्या सेंटर ऑफ मास का पोजीशन सेम ही रहेगा, तो एक्सीएम इनिशियल बराबर एक्सीएम फाइनल, इसको इधर लाओगे माइनस में करोगे तो m1 के साथ तो आ जाएगा x1 माइनस x1 डैश, जिसको मैंने लिख दिया डेल्टा x1, m2 के साथ आएगा x2 माइनस x2 डैश, तो वह x2 माइनस x2 डैश को अपन लिख दिया डेल्टा x2। तो ये अपना फॉर्मूला है बेटा मैन प्लैंक सिस्टम में। अगर इसमें दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो तो थर्ड भी आप ऐड कर सकते हो, m3 डेल्टा x3, चौथा हो तो m4 डेल्टा x4, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इजी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर 0। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जैसे बेटा यहाँ पे प्लेन के ऊपर मैन है, अभी ये चलना स्टार्ट करेगा तो ये तो आगे मूव करेगा, लेकिन फ्रिक्शन कहां मूव करेगा? पीछे। यहां 3 पॉइंट मार्क किए, ब्लू से मार्क किया है मैन का सेंटर मास एज अ पॉइंट मास, ये है प्लेन का मिड पॉइंट पर सेंटर मास ग्रीन से डिनोट किया है, और ये है सिस्टम का कंबाइंड सेंटर मास जिसको मैंने किससे डिनोट किया है? ब्लैक से। और मैंने अभी भी क्या लिखा? सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होता, ये दोनों अगल बगल डांस करेंगे, प्लैंक और मैन। आ रही बात समझ में? लेकिन सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं होना चाहिए। आप देख लो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पर एक ब्लैक डॉटेड लाइन बना दिए, ये ब्लैक डॉट तो आपको हमेशा एक ही लोकेशन पे दिख रहा है, बात समझ में आ रही है? लेकिन जैसे पर्सन थोड़ा सा आगे शिफ्ट हुआ, क्या प्लेन थोड़ा सा कुछ डिस्टेंस, ये देखो इतना पीछे शिफ्ट हो गया है। तो अभी भी देखो बेटा मैन हल्का सा आगे मूव हुआ, यहां पे ये इसका सेंटर मास, प्लेन पीछे शिफ्ट हुआ, अभी प्लेन का सेंटर मास इधर, सिस्टम का सेंटर मास बीचों बीच। अगर सिस्टम के सेंटर मास को मैन इधर क्रॉस करके राइट साइड आ गया तो इनको फोर्सफुली प्लेन के सेंटर मास को पीछे कहां शिफ्ट होना पड़ेगा? इस तरह से कि मैन प्लेन सिस्टम का सेंटर मास अब भी क्या रहे? पोजीशन कांस्टेंट। और लास्ट में जब ये मैन फुल्ली यहां पर अपोजिट एंड पर पहुंच चुका है, ये अपनी फुल कैपेसिटी में, मतलब इनिशियल से कंपेयर करो तो प्लैंक जो था वो अपनी इनिशियल कंडीशन के रेस्पेक्ट में कितना शिफ्ट हो चुका है पीछे? x। तो मैन जब एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाएगा तो प्लैंक पीछे कितना शिफ्ट होगा, यही इस क्वेश्चन में अपने को फाइंड करना है। बड़ा प्रोसीजर वही है, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर 0। यहां पर m1 कौन है बेटा? देखो मैन। अब देखो ये 40 kg का मैन कितना मूव हुआ? 10 मीटर। ये आपको लग रहा है गलत है, 10 मीटर बेटा मैन आगे मूव करा, लेकिन बदले में प्लैंक x पीछे भी तो खसक गया, तो हकीकत में तो कितना चला? 10 माइनस एक्स। शाबाश, कितना चला बेटा? 10 माइनस एक्स। बचा हुआ प्लैंक m2 कितना चलेगा? x। सही बात है, लेकिन बेटा मैन का डायरेक्शन फॉरवर्ड है, प्लैंक पीछे, तो पीछे होने की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में क्या साइन माइनस लेना होगा? बिकॉज हम वेक्टर क्वांटिटी से डील कर रहे हैं। तो बोला कितना हो जाएगा? 400 माइनस 40x माइनस 60x बराबर 0। तो 100x बराबर 400, मतलब x कितना आ गया? इससे कुछ समझ में आया? हकीकत में आदमी 6 मीटर ही चला है ग्राउंड फ्रेम में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आदमी कितना चला? 6। बचा हुआ 4 मीटर पीछे कौन खिसक गया? प्लैंक। आदमी को ऐसा लग रहा है कि वो अपोजिट एंड पे पहुंच के 10 मीटर चल गया, नहीं, हकीकत में ऐसा हुआ है। इधर देखो ये प्रीवियस डायग्राम मैंने इसीलिए बनाया है, ये बेटा आदमी की इनिशियल लोकेशन, ये फाइनल इनिशियल लोकेशन को यहां पे लाओ, चमका कुछ? हकीकत में कितना चला वो? 6। ये एक्स डिस्टेंस पीछे 4 मीटर, कौन खिसका है? प्लैंक। कितना को आया समझ में? इसके और क्वेश्चंस अगली क्लास में अपन लेंगे, फिलहाल होमवर्क नोट कर लें। तो होमवर्क है बेटा आपका इलस्ट्रेशन नंबर 10, 11, 14, 15। होमवर्क नोट करें, इलस्ट्रेशन 10, 11, 14, 15 बस टिक कर लो, क्लास में करवा दिया है। बिगिन बॉक्स 2 क्वेश्चन 1 2 3 4। बिगिन बॉक्स 2 क्वेश्चन 1 2 3 4 सिंपल फॉर्मूला बेस्ड VCM ACM वाले क्वेश्चन।
उसके बाद 6, 7, 8, 6, 7, 8, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद 16 से लेकर के 23, 16 से लेके 23 छोटे छोटे से क्वेश्चन है। होमवर्क जरूर करके आए। कल ही अपनी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।
हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बैठो। एक कैसे चालू है क्या है? अच्छा, लॉग आउट करना भूल गए। बैठो, आप बैठो। 5 मिनट है, आपको जो भी करना है करके आ जाओ, वापस से सेटल हो जाओ। टेस्ट कैसा हुआ? जूलॉजी बहुत अच्छी गई। एनिमल डाइवर्सिटी अच्छा कर दिया। इजी था क्या, या वही था जो आपको पढ़ाया गया था, याद करवाया गया था?